मेरे नैना वो इस दुनिया में नहीं रही, उसे मरे तो बरसों बीत गए। एक रहस्यमयी प्रेम कहानी जो समय और जन्मों की सीमाओं को पार कर जाती है। यह कहानी है सूरज की, जिसे एक अनजानी धुन बार बार अपनी ओर खींचती है। एक तूफानी रात में एक अनदेखी दुनिया से उसका सामना होता है, जहां अतीत की परछाइयां वर्तमान में जीवित हो उठती हैं। प्रेम, विरह और पुनर्जन्म के धागों से बुनी यह कहानी बताती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह हर जन्म में अपनी राह खोज ही लेता है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज का हमारा यह बेहद रोचक एपिसोड साल 1976 में आई फिल्म महबूबा पर केंद्रित है। MR प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था मुशीर रियाज ने तथा इसके निर्देशक थे शक्ति सामंत। फिल्म की कहानी व पटकथा लिखी थी गुलशन नंदा ने तथा संवाद लिखे थे अख्तर रोमानी ने। तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 19 जुलाई 1976 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, असरानी, सुजीत कुमार, मदन पुरी, मनमोहन कृष्णा, आशा सचदेव, नजीर हुसैन, लीला मिश्रा, अलंकार जोशी, योगिता बाली आदि। फिल्म महबूबा की लोकप्रियता में इसके गीत संगीत की अहम भूमिका रही, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा धुनें बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुल 8 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं महबूबा महबूबा, पर्वत के पीछे चंबेदा गाँव, चलोरी मैं तवायफ हूँ, जमुना किनारे आजा, गोरी तोरी पैजनिया और मेरे नैना सावन भादो के 2 वर्जन। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। फिल्म महबूबा साल 1976 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 14वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही थी फिल्म 10 नंबरी, जिसने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म लैला मजनू, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नागिन, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। गौरतलब है कि 1970 के दशक का हिंदी सिनेमा साहित्य से गहरे रूप से प्रभावित था। उस दौर में कई लोकप्रिय उपन्यासों को फिल्मों का रूप दिया गया और इन रूपांतरणों में सबसे बड़ा नाम लेखक गुलशन नंदा जी का रहा। उनके उपन्यासों की कहानियों में भावनात्मक गहराई, रोमांस और सामाजिक द्वंद्व का अनोखा मिश्रण मिलता है, जिसने फिल्मकारों को बार बार आकर्षित किया। फिल्म महबूबा इसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जो गुलशन जी के उपन्यास सिसकते साज पर आधारित थी। वैसे यह सिलसिला केवल महबूबा तक सीमित नहीं था। राजेश खन्ना और उपन्यासकार गुलशन नंदा की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। आइए राजेश खन्ना की उन फिल्मों और गुलशन नंदा जी के उन उपन्यासों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जिन्होंने साहित्य को सिनेमा का चेहरा बना दिया। शुरू करते हैं राजेश खन्ना की फिल्मों से, जिसकी शुरुआत होती है साल 1969 में आई फिल्म 2 रास्ते से। असल में यह फिल्म चंद्रकांत काकोडकर के उपन्यास नीलांबरी पर आधारित थी। संयुक्त परिवार के टूटने और बिखरने की इस कहानी ने राजेश खन्ना को हर घर का चहेता बना दिया था। फिर आई साल 1970 में कटी पतंग, जो गुलशन नंदा की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। ये शाम मस्तानी मुझे डोर कोई खींचे। हालांकि उपन्यास कटी पतंग पर गौर करें तो पाते हैं कि इसकी कहानी काफी हद तक साल 1948 में प्रकाशित मशहूर अमेरिकन लेखक कॉर्नेल वुलरिच के उपन्यास आई मैरिड अ डेड मैन से प्रेरित नजर आती है, जिस पर साल 1950 में नो मैन ऑफ हर ऑन नामक एक फिल्म बन चुकी थी। खैर, फिल्म कटी पतंग राजेश खन्ना के कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक रही। एक महिला की बेबसी और उसके त्याग की यह कहानी आज भी अपने गानों और पटकथा के लिए याद की जाती है। इस कड़ी की अगली फिल्म है साल 1972 में आई अमर प्रेम, जो बंगाली लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कहानी हिंगेर कचोरी पर आधारित थी, जिस पर साल 1970 में निशी पद्मा नामक एक बंगाली फिल्म बन चुकी थी। इसी कड़ी में साल 1973 में आई राजेश खन्ना की एक अन्य फिल्म दाग अ पोएम ऑफ लव को भी जोड़ा जा सकता है, जो मशहूर अंग्रेजी लेखक थॉमस हार्डी के उपन्यास मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज से प्रेरित थी। बात करें गुलशन नंदा और उनके उपन्यासों पर बनी अन्य फिल्मों की, तो इस कड़ी की शुरुआत होती है साल 1965 में आई फिल्म काजल से। यह उनके उपन्यास माधवी पर आधारित थी और इस फिल्म
फिल्म में मीना कुमारी और राजकुमार जैसे सितारे नजर आए थे। इसके अगले ही साल 1966 में आई फिल्म सावन की घटा, जो इसी नाम से लिखी गई गुलशन नंदा के एक अन्य उपन्यास पर आधारित थी। इसके 2 सालों बाद 1968 में आई नीलकमल, ये भी गुलशन नंदा जी के ही इसी नाम से लिखित एक अन्य उपन्यास पर आधारित थी। साल 1970 में आई खिलौना भी उनके एक अन्य उपन्यास पत्थर के होंठ पर आधारित थी। यह फिल्म संजीव कुमार के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से गिनी जाती है। इसमें एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति और उसकी सेवा करने वाली महिला की मार्मिक कहानी कही गई थी। खिलौना जान कर तुम दिन विजय ठीक हो जाएगा, याद रखना चांद के मुंह पर थूक देंगे ये लोग। मेरा दिल तोड़ जाते। साल 1971 में आई शर्मिली और नया जीवन तथा 1973 में आई झील के उस पार भी गुलशन नंदा जी के बेस्ट सेलर उपन्यासों पर ही आधारित थी। वैसे यहाँ यह भी जानना बेहद रोचक है कि फिल्म महबूबा की कहानी सिर्फ गुलशन नंदा के उपन्यास से ही नहीं बल्कि एक असल घटना से भी प्रेरित थी। यह घटना आज के समय में भले ही थोड़ा अविश्वसनीय लगे, लेकिन इसकी पुष्टि खुद फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत ने की थी। यह घटना उनके घनिष्ठ मित्र व फिल्म लेखक वर्जेंद्र गौड़ के परिवार से जुड़ी हुई है। हुआ कुछ यूँ कि वर्जेंद्र गौड़ की पहली पत्नी का निधन उनके दूसरे बच्चे के जन्म के समय हो गया। यह परिवार के लिए एक बेहद दुखद और भावनात्मक क्षण था। पत्नी के निधन के कुछ समय बाद ही सामाजिक और पारिवारिक दबाव के चलते उन्हें अपनी मृत पत्नी की छोटी बहन से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। शक्ति सामंत अक्सर अपने मित्र के घर जाया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं देखी जो सामान्य समझ से परे थी। कई बार ऐसा होता कि वर्जेंद्र गौड़ की दूसरी पत्नी अचानक अजीब व्यवहार करने लगती और जैसे किसी और शक्ति के वश में हो। उनका शरीर कांपने लगता, आवाज बदल जाती और उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता। ऐसा होता मानो उनकी मृत पत्नी की आत्मा उनके शरीर को अपने अधिकार में ले लिया हो। इन क्षणों में शक्ति सामंत खुद को एक ऐसी महिला से बात करते हुए पाते जो इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी माध्यम से उपस्थित थी। वो आत्मा अपने पति, बच्चों और रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों के बारे में बातचीत करती। यह सब कुछ इतना वास्तविक लगता कि इसे मात्र कल्पना या भ्रम कह पाना मुश्किल था। शक्ति सामंत के लिए यह अनुभव जितना रहस्यमयी था उतना ही गहराई से प्रभावित करने वाला भी था। कुछ समय बाद जब ये स्थिति बार बार होने लगी तो शक्ति सामंत ने एक दिन बड़ी ही सावधानी और संवेदनशीलता से उस आत्मा से कहा कि उसकी उपस्थिति उसकी बहन जो उसकी जगह पत्नी के रूप में रह रही थी उसके लिए कष्टदायक हो रहा है। यह सुनकर आत्मा ने अनिच्छा से स्वयं को अलग करने की बात कही। उसने स्वीकार किया कि उसे अपने प्रियजनों के बीच रहना और उनसे बातचीत करना अच्छा लगता है, लेकिन वह समझती है कि उसकी मौजूदगी से किसी को पीड़ा हो रही है। इस पूरी घटना ने शक्ति सामंत के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने न केवल इस अनुभव को एक रहस्य के रूप में देखा बल्कि इसे जीवन, मृत्यु और आत्मा के अस्तित्व के प्रश्नों से भी जोड़ा। उनके लिए यह केवल एक कहानी नहीं थी बल्कि एक सजीव अनुभव था जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें विज्ञान या सामान्य तर्क से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। जब बाद में उन्हें फिल्म महबूबा की कहानी प्रस्तुत की गई जिसमें पुनर्जन्म का विषय था तो वो तुरंत ही उसमें रुचि लेने लगे। उन्हें लगा कि उनके अपने अनुभव इस विषय को और अधिक प्रमाणिक और प्रभावशाली बना सकते हैं। उन्होंने फिल्म के लेखक गुलशन नंदा जी से आग्रह किया कि वर्जेंद्र गौड़ के परिवार में घटी इस घटना को भी फिल्म की कहानी में शामिल किया जाए ताकि कथानक और अधिक विश्वसनीय और गहराई से जुड़ा हुआ लगे। इस तरह शक्ति सामंत का यह व्यक्तिगत अनुभव केवल उनके जीवन का एक अजीब अध्याय नहीं रहा बल्कि उनकी रचनात्मक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। बात करें निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत और अभिनेता राजेश खन्ना के जोड़ी की तो यह निर्विवाद रूप से हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल निर्देशक अभिनेता की जोड़ियों में से गिनी जाती है। यह केवल फिल्मों का साथ नहीं था बल्कि एक ऐसा रचनात्मक संबंध था जिसने 1960 और 70 के दशक में रोमांटिक सिनेमा के दिशा और दशा दोनों बदल दी। महबूबा इस जोड़ी की एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी जो इनकी साथ की 6वीं फिल्म थी। गौरतलब है कि इस जोड़ी की शुरुआत साल 1969 में आई फिल्म आराधना से हुई। इस फिल्म ने राजेश खन्ना को पहला सुपरस्टार बना दिया और शक्ति सामंत को एक ऐसे निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया जो भावनात्मक कहानी को बड़े स्तर पर प्रस्तुत कर सकते थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू चलिया इसके बाद कटी पतंग, अमर प्रेम, अनुराग और अजनबी जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को लगातार सफलता दिलाई। इन फिल्मों में प्रेम, त्याग, सामाजिक रिश्तों और भावनाओं को जितनी गहराई से दिखाया गया था वो उस दौर के दर्शकों से गहराई से जुड़ गया। इन्हीं सफल फिल्मों के बाद साल 1976 में आई महबूबा। इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं रही जितनी इस जोड़ी की पिछली फिल्में रही थीं। हालांकि इन असफलताओं के बावजूद शक्ति सामंत और राजेश खन्ना की जोड़ी यहीं खत्म नहीं
हुई। महबूबा के बाद भी दोनों ने साथ काम किया और कई फिल्में बनाई। इनमें सबसे पहले साल 1977 में आई अनुरोध। यह एक संगीत प्रधान फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना ने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया जो गायक बनना चाहता है। इस फिल्म का संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ और आपके अनुरोध पे तथा आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर जैसे गीत लोगों की जुबान पर छा गए। हालांकि यह फिल्म भी पहले की तरह बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इसकी संगीतात्मक और भावनात्मक कहानी को काफी सराहा गया। इसके बाद साल 1984 में दोनों फिर एक साथ आए। फिल्म थी आवाज। ये फिल्म उनके पहले के रोमांटिक अंदाज से हटकर एक एक्शन क्राइम ड्रामा थी। इसमें राजेश खन्ना ने एक वकील की भूमिका निभाई जो कानून और न्याय के बीच संघर्ष करता है। यह बदलाव दर्शाता है कि दोनों कलाकार समय के साथ खुद को नए विषयों और शैलियों में ढालने की कोशिश कर रहे थे। साल 1985 में इनके साझेदारी की एक और फिल्म आई अलग अलग। इस फिल्म की खास बात यह थी कि इसे खुद राजेश खन्ना ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में कश्मीर की खूबसूरत लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया और इसमें संगीत फिर से एक बार मजबूत पक्ष था। हालांकि यह फिल्म भी उनके शुरुआती दौर जैसी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन यह इस जोड़ी के लंबे सहयोग का अंतिम अध्याय मानी जाती है। आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। खैर, यहाँ यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शक्ति सामंत और राजेश खन्ना की जोड़ी केवल हिट फिल्मों की सूची नहीं है, बल्कि यह हिंदी सिनेमा के एक स्वर्णिम युग का प्रतिनिधित्व करती है। महबूबा इस यात्रा का एक ऐसा पड़ाव है जो उनकी सफलता, प्रयोग और बदले दौर तीनों को एक साथ दर्शाता है। बात करें इस फिल्म के गीत संगीत की तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके गाने बख्शी साहब और पंचम दा के उत्कृष्ट कला का बेजोड़ नमूना है। चूँकि इस फिल्म की कहानी पुनर्जन्म के विषय पर आधारित थी, इसलिए राजेश खन्ना इस बात को लेकर काफी सजग थे कि दोनों जन्मों के बीच स्पष्ट अंतर दर्शकों को महसूस हो। उनका मानना था कि केवल रूप रंग या अभिनय ही नहीं, बल्कि आवाज के माध्यम से भी ये अंतर प्रभावी ढंग से दिखाया जा सके। इसी सोच के तहत उन्होंने पिछले जन्म के किरदार के लिए मन्ना डे की गंभीर, शास्त्रीय और गहरी आवाज को उपयुक्त माना, जो एक परिपक्व और गरिमामयी व्यक्तित्व को दर्शा सके। वहीं वर्तमान जन्म के किरदार के लिए उन्होंने किशोर कुमार की चंचल, भावपूर्ण और आधुनिक शैली की आवाज को चुना, जिसमें नए दौर की ऊर्जा और भावनात्मक विविधता को बेहतर तरीके से व्यक्त किया जा सके। इस तरह अलग अलग गायकों की आवाजों के माध्यम से फिल्म में दो अलग समयों और व्यक्तित्वों के बीच का अंतर और भी प्रभावशाली तथा यादगार बन गया। खैर, इस फिल्म के मशहूर गीत मेरे नैना सावन भादो के निर्माण से जुड़ा एक दिलचस्प कहानी भी आपको सुनाता चलूं। संगीतकार R.D. बर्मन ने जब इस गीत का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया और किशोर कुमार को भेजा तो किशोर दा को लगा कि यह एक शास्त्रीय और भावनात्मक गहराई वाला गीत है जिसे गाना आसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में इसी गाने का एक महिला संस्करण भी मौजूद होगा। इस पर किशोर कुमार को संदेह हुआ कि क्या वो इस गीत के साथ पूरा न्याय कर पाएंगे। इसी कारण उन्होंने R.D. बर्मन से अनुरोध किया कि पहले उन्हें लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया संस्करण सुनाया जाए, ताकि वो गीत की भावनात्मक और सुरात्मक गहराई को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। इसके बाद R.D. बर्मन ने उन्हें लता मंगेशकर जी का संस्करण भेजा, जिसे किशोर कुमार ने रिकॉर्डिंग से लगभग 7 दिन पहले ध्यान से सुना और अभ्यास किया। इस तैयारी के बाद जब उन्होंने अपना संस्करण रिकॉर्ड किया तो उसमें एक अलग ही तरह का भावनात्मक गहराई, दर्द और आत्मीयता उभर कर आई। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जहाँ लता मंगेशकर का संस्करण अत्यंत मधुर और शास्त्रीयता से भरपूर था, वहीं किशोर कुमार का संस्करण श्रोताओं के बीच और अधिक लोकप्रिय हो गया और एक बड़ा हिट साबित हुआ। फिल्म महबूबा का एक अन्य लोकप्रिय गीत पर्वत के पीछे चंबेदा गांव अपने मधुर संगीत और लोक प्रेरित धुन के लिए खास तौर पर जाना जाता है। इस गीत की धुन का आधार पुराने पंजाबी लोकगीत साड़े ता वेहड़े विच से प्रेरित माना जाता है, जिसे प्रसिद्ध गायिकाओं सुरिंदर कौर और प्रकाश कौर ने गाया था। उस लोकगीत में पारंपरिक पंजाबी बोलियों की शैली, सरल लय और ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है। R.D. बर्मन ने इसी धुन से प्रेरणा लेकर उसे फिल्मी अंदाज में ढाला, जहां मूल लोक संगीत की आत्मा को बरकरार रखते हुए उसमें ऑर्केस्ट्रेशन, नए वाद्य यंत्र और सिनेमाई विस्तार को जोड़ा। इस तरह पर्वत के पीछे केवल एक फिल्मी गीत नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय लोक संगीत और बॉलीवुड संगीत के सुंदर संगम का उदाहरण बन गया, जहां परंपरा और आधुनिकता का संतुलन देखने को मिलता है। इस गीत से जुड़ा एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें राजेश खन्ना ने जिस प्रकार के आउटफिट पहने थे, ठीक उसी तरह से मिलता जुलता आउटफिट शाहरुख खान ने फिल्म ओम शांति ओम के गीत मैं अगर कहूँ में पहना था। खैर, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने के कारणों पर। असल में महबूबा एक
ऐसी फिल्म थी जिसमें लगभग हर चीज मौजूद थी जो उस समय के बॉलीवुड दर्शक चाहते थे। बेहतरीन संगीत, टॉप स्टार्स, रंगीन सेट और रोमांस। इसमें राजेश खन्ना और हेमा मालिनी जैसे बड़े कलाकारों की जोड़ी थी। साथ ही आर.डी. बर्मन का संगीत और कई लोकप्रिय गाने फिल्म को हिट बनाने की पूरी क्षमता रखते थे। लेकिन इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण यह था कि फिल्म का केंद्रीय विषय पुनर्जन्म दर्शकों के दृष्टिकोण में पूरी तरह से समाहित नहीं हो सका। फिल्म में ज्यादा फोकस पिछले जन्म के घटनाक्रम और मृत्यु पर दिया गया, लेकिन नए जन्म और वर्तमान जीवन के पहलुओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। दर्शक पूरी तरह से नए जन्म के किरदारों और उनकी भावनाओं से जुड़ नहीं पाए और कहानी का आकर्षण कमजोर पड़ गया। फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत के बेटे असीम सामंत ने कहा था कि यह फिल्म बॉम्बे टेरिटरी में पूरी तरह से फ्लॉप रही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन औसत था। इसका मुख्य कारण यह माना गया कि आधुनिक समय की कहानी जो वर्तमान जीवन और किरदारों की संघर्ष गाथा दिखाती है वो प्रभावशाली नहीं थी। आधुनिक समय के हिस्सों में आने वाले दृश्यों की प्रस्तुति कमजोर थी। संवाद और अभिनय उतना प्रभावशाली नहीं रह सका और कई दृश्य दर्शकों को यथार्थ और भावनात्मक गहराई महसूस नहीं करा सके। इसके अलावा राजेश खन्ना के कुछ दृश्य, विशेष रूप से उनके हेयर स्टाइल और कपड़े, कुछ दर्शकों को हास्यास्पद लगे। फिल्म में दृश्य और किरदारों की विश्वसनीयता कमजोर पड़ गई थी। हालांकि पिछले जन्म के हिस्से जहां कहानी की रहस्यपूर्ण और रोमांटिक धारा चलती है वह काफी अच्छे और प्रभावशाली थे। यह फिल्म की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी थी और दर्शकों और आलोचकों ने इस हिस्से की काफी तारीफ भी की थी। फिल्म की रिलीज को लेकर भी कुछ बेहद दिलचस्प किस्से हैं। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन लोग कहते हैं कि राजेश खन्ना ने पूरी कोशिश की थी कि शम्मी कपूर की फिल्म बंडलबाज, जिसमें वो लीड रोल में नजर आने वाले थे, उसको देर से रिलीज किया जाए ताकि महबूबा पहले रिलीज हो सके और बॉक्स ऑफिस पर उसे अधिक मौका मिले। यह दर्शाता है कि राजेश खन्ना अपनी इस फिल्म के लिए कितना गंभीर और महत्वाकांक्षी थे और वह चाहते थे कि फिल्म को सही समय पर दर्शकों तक पहुंचाया जाए। हालांकि इन सब प्रयासों के बावजूद फिल्म का प्रदर्शन औसत से नीचे रहा। दर्शकों और समीक्षकों ने स्पष्ट किया कि फिल्म का कमजोर हिस्सा आधुनिक समय का कथानक और वर्तमान जीवन के हिस्से थे। अगर यह हिस्सा भी उतना ही मजबूत होता जितना कि पिछले जन्म का हिस्सा था तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल कर सकती थी। यह एक उदाहरण है कि केवल स्टार पावर और संगीत से फिल्म सफल नहीं होती, कहानी का संतुलन और किरदारों की विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यह फिल्म उस समय के बॉलीवुड के लिए एक बड़ा सबक भी था कि अगर आप री इनकारनेशन जैसे जटिल विषय को ले रहे हैं तो दोनों जन्मों की कहानी और भावनाओं को समान रूप से विकसित करना आवश्यक है, अन्यथा दर्शक केवल आधे हिस्से से ही जुड़ पाएंगे और पूरी फिल्म का प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। तो ये थी साल 1976 में आई राजेश खन्ना और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म महबूबा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने जैसे अन्य सिने प्रेमियों तक भेजना ना भूलें, ताकि हमारी कई दिनों की यह मेहनत लोगों तक पहुंच सके। खैर, आज के इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोज का भी आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।